वेलकम टू गाइडली। जेआईबी सीआईबी के लिए जो जेआईबी का क्रैश कोर्स लेके आया गया है आपके लिए कंप्लीट थ्योरी का सेशन 15 मैं आपके लिए ले आया हूँ। सेशन 1 to 14 आपके लिए स्ट्रीम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है उस प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स है जो है वो एटलीस्ट 4 बार होनी चाहिए एक साल के अंदर, और आज की डेट में कितनी हो रही है, बाई मंथली रिपोर्ट्स आ रही हैं, 6 टाइम जो है मीटिंग्स हो रही हैं ईयरली। और इसका मकसद क्या है, ये इससे किस चीज़ में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा हमने आइडिया पिछले सेशन में ले लिया था इन्फ्लेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ की वजह से रेपो रिवर्स रेपो के अंदर। चलिए इस सेशन के बारे में हम देखते हैं कि रेपो क्या होता है, ये कैसे इंक्रीज़ करता है लिक्विडिटी या कैसे डिक्रीज़ करता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ क्या होती है, रेपो रिवर्स रेपो ये क्या होते हैं। तो रेपो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रीपर्चेज ऑप्शन या रीपर्चेज ऑर्डर इसे बोला जाता है, ठीक है। When कमर्शियल बैंक सेल सिक्योरिटीज़ टू आरबीआई, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है कमर्शियल बैंक्स को पैसे की, आरबीआई से वो उठाते हैं, उस रेट को रीपर्चेज ऑर्डर यानी रीपर्चेज ऑप्शन बोला जाता है। वो सिक्योरिटीज़ सेल करते हैं आरबीआई को और एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपसे ये खरीद लेंगे, वापस रीपर्चेज कर लेंगे सिक्योरिटीज़, और आपको इस चीज़ के लिए कि इंटरेस्ट पे करेंगे इस बीच वाले टाइम के लिए, ठीक है। तो इसे बोला जाता है रेपो। फ्यूचर डेट पे, एग्रीड फ्यूचर डेट पे ये वापस खरीदेंगे, ये एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम आरबीआई ऑन सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, इसे कहा जाता है रीपर्चेज ऑप्शन रेट, रेपो रेट। इट इंक्रीजेज लिक्विडिटी इन सिस्टम। तो लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए रेपो एक बड़ा ही अच्छा टूल है जो आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। अब रेपो अच्छा टूल क्यों है एक बार फिर बता देता हूं, पिछले सेशन में भी हमने जाना। रेपो इसलिए है अच्छा टूल क्योंकि मान लीजिए कमर्शियल बैंक जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है, मान लीजिए इन्फ्लेशन है, महंगाई आई हुई है, ठीक है। तो जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, कमर्शियल बैंक को अब महंगा लोन मिलेगा, तो महंगा लोन मिलेगा आरबीआई की तरफ से, तो महंगा लोन वो आगे देंगे, महंगा लोन वो आगे देंगे तो लोगों को उसी लोन को महंगा पड़ रहा है वो लोन, तो वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा वही पैसे के ऊपर इंटरेस्ट लोगों को। तो इसलिए लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट कर ली जाती है, खींच ली जाती है मार्केट से, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि महंगाई जो है वो धीरे धीरे अपने लेवल पे कंट्रोल हो जाती है। रिवर्स रेपो क्या है, जब कमर्शियल बैंक्स परचेज करते हैं सिक्योरिटी आरबीआई से, ठीक है, और इस एग्रीमेंट पे कि वो वापस उसे रीसेल कर देंगे फ्यूचर डेट पे, तो इसे बोला जाता है रिवर्स रेपो। तो ये बेसिकली आरबीआई जो है बोरोइंग करता है बैंक से, ठीक है, ऑन सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। ये क्यों करता है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, वो किसी अलग जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या देना चाहता है, तो वो आरबीआई यहाँ से पैसा उठा के कहीं और डालता है, ठीक है। या मार्केट से पैसा जब कम करना हो, खींचना हो, तो भी रिवर्स रेपो का यूज़ करता है आरबीआई, ठीक है। वो क्या करता है कि बैंकों को सिक्योरिटी बेचता है और रुपए ले लेता है। जब मार्केट से पैसे आरबीआई के पास पहुंच गए तो मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो गई, मनी सप्लाई कम हो गई, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया ही जा सकता है। ये लिक्विडिटी को डिक्रीज करता है सिस्टम के अंदर, यही मैंने आपको बताया कि मार्केट से पैसा खींच लिया जाता है। इंटरेस्ट रेट जो पे किया जाता है आरबीआई के द्वारा, याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट पेड बाय आरबीआई फॉर सच ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन रखना होता है कैश डिपॉजिट के तौर पे। फुल्ली कैश डिपॉजिट के तौर पे जो कैश रिजर्व रेशो है वो मेंटेन करना होता है। रिजर्व बैंक के साथ जो अकाउंट होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का, उन्हें ये सीआरआर मेंटेन रखना होता है, जैसे कि नॉर्मली 4% रहता है, ठीक है। तो जितने भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ है उसका 4% आपको कैश में रखना पड़ेगा, और इमीडिएटली कभी लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ गई तो इसको यूज़ किया जाता है कि डिपॉजिटर्स को ऐसा ना हो कि पैसे मांगने आए, उनके पास बैंकों ने लोन में ही सारे पैसे लगा रखे हैं और पैसा ही चुकाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी के तौर पे रखा गया है CRR, कैश रिजर्व रेशो। दिस रिक्वायरमेंट अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और फाइनेंशियल पोजीशन। सारे जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, यानी जो आरबीआई एक्ट के 1934 एक्ट के अंदर सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड बैंक्स हैं, उन्हें ये मेंटेन रखना होता है। एनबीएफसीज जो हैं वो इसके आउटसाइड है परव्यू से। रिजर्व बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता
जैसे कि SLR के ऊपर बैंक्स को एक इंटरेस्ट मिल जाता है अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड में करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं उनके अंदर पैसा डालेंगे SLR में तो वो मिल जाएगा उन्हें इंटरेस्ट, वो रिटेन रख पाएंगे अपने साथ। RBI डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन CRR balances made by maintained by scheduled commercial banks. However, failure of a bank to meet its required रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, अगर ये मेंटेन नहीं किया जाता है तो पेनल्टी ज़रूर लगती है इसके ऊपर, RBI के द्वारा ये पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक है। तो जो CRR अगर मान लीजिए कि ज़्यादा होगा, RBI के साथ ज़्यादा CRR रखा होगा तो लोअर होगी लिक्विडिटी सिस्टम में, क्योंकि बैंकों के पास 100 रुपये से 4 रुपये तो अलग रख दिए। अगर CRR बढ़ा दिया है RBI ने, तो मान लीजिए कि 4 से 8% कर दिया, तो अब बैंकों के पास पहले 96 रुपये बच रहे थे, अब 92 रुपये ही बचेंगे लोन्स देने के लिए, ठीक है। तो लिक्विडिटी कम हो गई मार्केट के अंदर। ड्यूरिंग स्लो डाउन इन द इकोनॉमी RBI रिड्यूस करता है CRR ताकि मार्केट के अंदर पैसा पहुंचे, ठीक है। तो मार्केट के अंदर पैसा पहुंचे इसके लिए CRR को रिड्यूस करता है, हाई करने पे मार्केट से पैसा खींच लेता है RBI। तो ये टूल्स हैं RBI के। SLR क्या होता है? प्रूडेंशियल मेजर्स हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इसे बोला जाता है। RBI जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना होता है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का ये एक परसेंटेज होता है जिसको कैश में भी रखा जा सकता है, गोल्ड में भी रखा जा सकता है, या जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बैंक के द्वारा बताए गए हैं, RBI के द्वारा बताए गए हैं, टी बिल्स हो गए या सिक्योरिटीज़ हो गई, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हो गए, ठीक है, या अदर जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो RBI के द्वारा अगर नोटिफाइड है, इनमें पैसा अगर लगाते हैं तो भी वो काउंट किया जाएगा SLR के तौर पे। तो एक बात बताइए कि बैंक कैश में क्यों रखना चाहेगा? क्योंकि बैंक को कैश में रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बैंक कैश उसको यूज़ तो कर नहीं सकता, ना उस पर कोई इंटरेस्ट उसे मिल रहा है। लेकिन अगर वो गोल्ड में रखेगा और उसे लगता है कि गोल्ड का रेट आगे जाके बढ़ सकता है तो वो गोल्ड में रख सकता है। लेकिन सबसे सेफ जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स या सिक्योरिटीज़, ठीक है। इनमें क्या है कि फिक्स है कि आपको इंटरेस्ट इनकम आनी ही आनी है, ठीक है, एक अमाउंट जो है इनकम आपकी आएगी आएगी। दीज इंक्लूड्स मेनली सिक्योरिटी इशूड बाय public sector enterprises, while CRR has to be maintained by banks as cash with RBI। SLR जो है उसको किसी भी 3 कैटेगरी में से एक में रखा जा सकता है, 2 में रखा जा सकता है, 3 में भी रखा जा सकता है। अगर SLR की ऑब्लिगेशंस को भी बैंक मीट नहीं कर पाता है तो भी इसके ऊपर RBI पेनल्टी लगाता है, जैसे कि CRR के अंदर लगाता है। SLR के अंदर जो चेंज होता है वो भी कम ज़्यादा करने पे मार्केट के अंदर पैसा कम ज़्यादा किया जा सकता है RBI के द्वारा। अगर मान लीजिए कि RBI राइज करता है SLR को, इसका मतलब लिक्विडिटी जो है वो कम कर दी गई है। मार्केट जब SLR में ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा बैंक को तो मार्केट से पैसा रिड्यूस होगा, ठीक है। रिडक्शन इन SLR ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटाउन हैज़ द अपोजिट इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसको आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे पक्का क्लियर हो जाएगा आपको। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सेंट्रल बैंक को कहा जाता है कि ये बैंकर्स बैंक है। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक व्हेन द लेटर मतलब बाद वाला बैंक फेस शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी अगर होती है तो वो एक डिस्काउंट विंडो के थ्रू फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवाई जाती है RBI के द्वारा, ठीक है। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं वो बोरो कर सकते हैं किसके अंदर? अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ सिक्योरिटीज़ लाइक कमर्शियल बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, टी बिल्स, इनके द्वारा ये पैसा उठा सकते हैं। जून 2000 से RBI ने इंट्रोड्यूस की थी ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग RRBs एंड प्राइमरी डीलर्स जो मार्केट मेकर्स भी होते हैं, टू अवेल ऑफ लिक्विडिटी इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन एन ओवरनाइट बेसिस अगेंस्ट कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो ओवरनाइट बेसिस पे पैसा उठाया जा सकता है, किस किस के द्वारा ये भी बता दिया गया है आपको। एक होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग अ बैंकर्स बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। कि कुछ मार्जिन का जो फर्क आ रहा है इसमें देखिए, समझिए, आपको पढ़ने में समझ में आ जाएगा। अनाउंस्ड MSF अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मॉनेटरी पॉलिसी 2011-12 रेफर्स टू द फैसिलिटी अंडर विच scheduled commercial banks can borrow additional amount of overnight money from central bank over and above which is available to them through LAF window।
बाय डिपिंग इनटू देयर, अब वो एसएलआर में से कुछ पैसा यूज़ करके, थोड़ा सा कम करके उस पैसे को बोरो कर सकते हैं और उसके ऊपर ब्याज चुका सकते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होती है वो लास्ट रिसोर्ट होगी बैंक के लिए, वंस दे एग्जॉस्ट ऑल बोरोइंग ऑप्शन, जब सारे ऑप्शन उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिए तो ही एसएलआर में से आपको पैसा उठाना है, जिसके ऊपर आपको एक ब्याज देना होगा आरबीआई को। ठीक है, तो ये एक तरीके से पिनल रेट इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लगता है। रेपो के साथ एक अबव फिक्स कर दिया जाता है कि 4% प्लस 2%। ठीक है, एक रेपो के आप ये याद रखिएगा कि रेपो जो है, इन्फ्लेशन जो है वो 4 ± 2% का टारगेट रखा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक जनरल टर्म है, यूज़ की जाती है मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई कंडक्ट करता है। ठीक है, बाय वे ऑफ स्केल ऑफ परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल परचेज जो होती है उसके ऊपर। ठीक है, इसे बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें आरबीआई कहता है कि चलिए आइए आपस में खरीद बेच कीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। जो ये आरबीआई फील करता है, जब आरबीआई फील करता है कि लिक्विडिटी एक्सेस है मार्केट के अंदर, तो इट रिसोर्स टू सेल ऑफ सिक्योरिटीज देयर बाय सकिंग आउट द रूपी लिक्विडिटी। ये क्या करता है, सिक्योरिटीज बेचता है ताकि मार्केट से पैसा खींच ले। ठीक है, जो वैसे ही अगर लिक्विडिटी टाइट है तो आरबीआई सिक्योरिटीज खरीद लेता है और मार्केट में पैसा डाल देता है। ठीक है, अब बात आती है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। क्वांटिटेटिव तो हमने देख लिए। ठीक है, क्वालिटेटिव में क्या है, मोराल सुएजन का एक मेन नाम आता है। सेंट्रल बैंक सिर्फ वैल्यू जो लोन्स हैं, ठीक है, उनसे ही पैसा कम ज़्यादा नहीं करता है, रेपो रिवर्स रेपो कम ज़्यादा करके नहीं, बल्कि पहले तो प्रेशर डालेगा और रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, फिर प्रेशर डालेगा, फिर भी अगर नहीं हुआ तो आरबीआई रिस्ट्रिक्ट कर देता है बैंक्स को कि भाई आपको इस एरिया के अंदर कोई भी लोन नहीं देना है। ठीक है, On the other hand, to counter deflation, central bank persuades the commercial banks to extend credit for different purposes. वो कहता है कि इस सेक्टर के अंदर आप पैसा डालिए, ये आरबीआई जो है वो प्रेशर डाल सकता है। पीरियडिकली लेटर्स इशू करता है बैंक्स को कि टू कंट्रोल ओवर क्रेडिट इन जनरल और एडवांसेज पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के अंदर अगर ज़्यादा पैसा डाला जा रहा है तो पीरियोडिक टाइम पे डिस्कशन होता है और लेटर्स इनको इशू किए जाते हैं। मोरल बेसिस के ऊपर एडवाइस किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन हो सकता है कि आरबीआई ने किसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया नॉन कोऑपरेशन की वजह से। ठीक है, कि आप डायरेक्ट, आपको कह दिया गया कि बैंक रेट के ऊपर आपको इतना % आपको पेनल्टी के तौर पे देना होगा अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो। सेंट्रल बैंक रिफ्यूज़ कर सकता है रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स विच आर नॉट फॉलोइंग इट्स डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो आरबीआई के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आरबीआई भी कोऑपरेट नहीं करेगा। सेंट्रल बैंक रिफ्यूज़ कर सकता है फर्दर अकोमोडेशन टू दोज बैंक वेयर बोरोइंग्स आर इन एक्सेस ऑफ देयर कैपिटल्स एंड रिजर्व। कैपिटल रिजर्व से ज़्यादा की अगर आपने बोरोइंग्स कर रखी हैं तो उनको जो अकोमोडेट करना बंद कर देगा आरबीआई। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब जनरली कमर्शियल बैंक्स गिव लोन अगेंस्ट स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़, वाइल गिविंग लोन अगेंस्ट स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़ दे कीप मार्जिन रखते हैं वो। मार्जिन क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और जो मैक्सिमम लोन वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कमर्शियल बैंक ने ग्रांट किया 8,000 रुपये का लोन जिसकी सिक्योरिटी वर्थ है 10,000 रुपये की, तो मार्जिन कितना हुआ 2,000 रुपये का, यानी 20%। तो ये समझाने का एक मकसद था, इस पॉइंट को समझ में आ जाने का। सेंट्रल बैंक अगर फील करता है कि प्राइस जो है कुछ गुड्स के, ठीक है, वो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिजनेसमैन या ट्रेडर्स की, ठीक है, इट वांट्स टू डिस्करेज द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सच स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को कम करने का इसका काम रहता है, इसलिए ये क्या करता है कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उनको इंक्रीज़ कर देता है कि भाई आपको 20% की बजाय अब 40% मार्जिन रखना पड़ेगा, यानी अब 10,000 के अगेंस्ट आप सिर्फ 6,000 का ही लोन दे पाएंगे। इससे क्या होता है कि जो रिस्क में होता है पैसा वो कम रहता है, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है मार्केट के अंदर, क्योंकि पहले 8,000 जा रहे थे मार्केट के अंदर, अब 6,000 ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, इस सीरीज़ में आई होप आपको, जैसे आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। अगर आप इस सीरीज़ के और सेशंस देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए गाइडली के साथ। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टर्म्स, हम देखने वाले हैं 4 पार्ट के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं। एक एक टर्म आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि कोई भी न्यूमेरिकल की सीरीज़ जब हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको इन चीज़ों की दिक्कत ना आए। तो कॉन्सेप्चुअल
सीरीज जो है थ्योरी आपको करवा दी, न्यूमेरिकल आपको करवा देंगे, बस फिर आपका जीआईबी ऑब्वियसली क्लियर है। ठीक है, गाइडली आपकी सीआईबी के अंदर भी हेल्प करेगा। जीआईबी क्लियर कर लीजिए, हैंड होल्डिंग रख रहे हैं हम आपकी लास्ट तक। चैप्टर वाइज सेशन, ट्रिकी सेशंस और एमसीक्यू मॉड्यूल वाइज आपके लिए आ रहे हैं टाइम टू टाइम, तो बने रहिए गाइडली के साथ। लाइक कीजिए इस सेशन को, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई थी। गाइडली उसके ऊपर, आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का पूरा कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच।